हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सबका आईएफएस में। तो आज हम इस लेक्चर में इन दिस लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग VSEPR थ्योरी। तो आज हम बात करने वाले आपके VSEPR थ्योरी के बारे में, जानेंगे कि क्या होते हैं आपके VSEPR थ्योरी, किस किस तरीके से आपके बॉन्ड एंगल्स, हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर, सारे चीज़ों की बातें करेंगे हम VSEPR थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, यस। सबसे पहले ठीक है, सो आज आप हेडिंग लिख सकते हो VSEPR थ्योरी। ओके ओके, सो पुट डाउन द हेडिंग VSEPR थ्योरी। सो आज हम बात करने वाले हैं VSEPR थ्योरी के बारे में। ओके यस। अब क्या होती है VSEPR थ्योरी, कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, VSEPR थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, इट मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं चाहो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये होती है आपकी VSEPR। ठीक है, अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी कुछ भी करने जाओ कि क्यों कर रहे हैं आप ये चीज़, तो हम भी यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या फिर VSEPR में इसको कह सकता हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये थ्योरी आपको मदद करेगी फॉर फाइंडिंग आउट द शेप, हाइब्रिडाइजेशन, एंगल, बॉन्ड एंगल्स, ओके, ज्योमेट्री ऑफ योर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो आपके स्पेशली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको PF3, जहाँ पर नॉन मेटालिक सेंट्रल एटम मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, PF5, PCl5, BF3, PCl2, F3, इस तरीके से ढेर सारे आपके जो P ब्लॉक वाले सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहेंगे एलिमेंट्स, उनकी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, शेप, ज्योमेट्री, सारी चीज़ों के बारे में कौन बताने वाला है, आपकी VSEPR थ्योरी बताने वाली है। ठीक है, तो कोई भी आपको चाहे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दें, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, VSEPR थ्योरी वहां पर अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उससे आपके हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सारी उसकी स्ट्रक्चर की डिटेल को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके VSEPR थ्योरी के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर सेंट्रल एटम। सारी बातें यहाँ पर क्या घूमेंगी, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। ठीक है, यस। तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन VSEPR। ठीक है, जब भी बात करेंगे हम सेंट्रल एटम, जिसको मैं लिखूंगा CA की तरह, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा CA यानी सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे। ठीक है, VSEPR क्या क्या बातें कहती हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, किस तरीके से आप इन बातों को अप्लाई कर सकते हो, अमल कर सकते हो आपके मॉलिक्यूल्स पे, इसको हम जानेंगे। ओके यस, सेंट्रल एटम पे 2 टाइप्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, सेंट्रल एटम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सेंट्रल एटम पे क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात हमें पता है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं सर, VSEPR थ्योरी ने बताया आपको, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। ओके यस, एक होंगे आपके बॉन्ड पेयर, एक होंगे आपके लोन पेयर। ठीक है, हम सारी बातें 1 बाय 1 करके डिस्कस करते जाएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके बॉन्ड पेयर की, और इसमें आ जाते हैं दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है, उसको हम कहेंगे लोन पेयर। ओके यस, सो दीज आर माय 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ओके, अब ये जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सेकंड बात क्या कहता है आपका VSEPR, आपका VSEPR कहता है जो आपके लोन पेयर हैं, जो आपके बॉन्ड पेयर है, किस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे आपके सेंट्रल एटम पे कि आपकी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, मिनिमम रिपल्शंस हो जाए, और मिनिमम रिपल्शंस यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो आपके लोन पेयर हैं, ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ओके, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर
आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल एटम। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एटम। ओके, अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एटम। ओके, अब बारी आती है कि किस तरीके से अरेंज होते हैं आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे कि आपके रिपल्शंस जो है मिनिमम हो जाए। ओके, रिपल्शंस जो है मिनिमम हो जाए। ओके, सच दैट minimum repulsions occur or they have minimum repulsions। okay, they have minimum repulsions, they have minimum repulsions। ओके, ठीक है, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। ओके, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं आप धीरे धीरे। ओके, अब बात आती है आपके बॉन्ड पेयर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर्स के बारे में। बॉन्ड पेयर हमेशा से जितने भी बॉन्ड पेयर ऑफ के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितने भी बॉन्ड पेयर ऑफ के इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या आ जाएगी, आपके आउटर मोस्ट एटम्स अटैच होंगे आपके सेंट्रल एटम से। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर आपको मतलब समझाऊंगा। ठीक है, यस, अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ओके, थर्ड पॉइंट इज number of bond pair that is equal to the number of atoms or number of outer atoms attached to central atom। okay, that is equal to number of atoms। okay, attached to central atom, number of atoms attached to सेंट्रल एटम, ये कहती है आपकी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, जब भी आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करोगे हम सीखेंगे किस तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस, फिर आगे बात आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। ठीक है, बॉन्ड पेयर यानी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। जब भी हम बॉन्ड पेयर की बातें करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको क्या करना है, आपको उनको कंसिडर करना है। ओके, तो मैं कह रहा था चाहे आपका सिंगल बॉन्ड हो, चाहे आपका डबल बॉन्ड हो, चाहे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, हमेशा से तीनों टाइप के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको एटम पे, अलग अलग एटम्स पे। तो जब आपको क्या करना है, उसको सिंगल बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करना है। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड पेयर ही मानना है। आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, उसको भी आपको सिंगल बॉन्ड ही मानना है। ठीक है, इसका कारण क्या है, अब इसका कारण मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं सर, जैसे ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, ये सारे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, दीज विल फॉर्म डबल बॉन्ड। एंड ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा आपका नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन क्या बनाता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ओके, यस, तो यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन। ठीक है, यस। अब जब भी इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड मिले, डबल बॉन्ड मिले, तो आपको क्या करना है, उसको आपको कंसीडर करना है। ओके, यू नीड टू कंसीडर्ड। ओके, कंसीडर्ड लिखा है मैंने, कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर, कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये कुछ आपके बातें हैं जो आपकी VSEPR थ्योरी आपसे कहती है। ठीक है, चलिए अब इन बातों को हम क्या करते हैं, अमल करना सीखते हैं, किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करना है, ये बात हम जानेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी कंडीशंस की बात कर लेते हैं जो आपकी VSEPR आपको बताती है। ठीक है, चलिए कंडीशंस की बात करते हैं। ओके,
सो नाउ वी विल टॉक रिगार्डिंग द कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस की किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके VSEPR थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात आती है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप दे दिया जाए, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिया जाए, तब आपको क्या करना है, उसमें से सेंट्रल एटम ढूंढना जाए, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ढूंढना है सेंट्रल एटम। ओके, फर्स्ट कंडीशन इज रिगार्डिंग फाइंडिंग द सेंट्रल एटम। अब किस तरीके से कर सकते हैं सर, मान लीजिए मैं देता हूं, पहली कंडीशन क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट सेंट्रल एटम। ओके, फाइंड आउट सेंट्रल एटम ऑन द मॉलिक्यूल और इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल है आपका NSF3, एग्जांपल इज NSF3। अब इसमें कैसे ढूंढोगे आप सेंट्रल एटम, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम ढूंढना है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, XeF4। अब यहां पर अगर आप देखोगे, जब भी आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल दिया जाए, जब भी आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल दिया जाए, आपको क्या करना है, आपको सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है वो ढूंढना है, और वही होगा आपका सेंट्रल एटम, एंड वही होगा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। यस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इनमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा मिलेगा आपको, इनमें मिलेगा आपको सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी सेंट्रल एटम। ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लीस्ट एटम विल बी योर सेंट्रल एटम। ओके, यस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। अब एक और कंडीशन भी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आपके मॉलिक्यूल में आपको क्या मिले, मॉलिक्यूल कंपाउंड कह लीजिए, उनमें अगर आपको हाइड्रोजन मिलते हैं, तो आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, छोड़ देना है, कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन। कभी भी आपको हाइड्रोजन एज ए सेंट्रल एटम नहीं लेना है। ओके, हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, NSF3 है मेरे पास, ठीक है, NSF3। इनमें अगर आप देखेंगे, सल्फर क्या है, सल्फर इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट विल बी योर सेंट्रल एटम, देन इट विल बी योर सेंट्रल एटम। आगे बढ़ते हैं, XeF4 की अगर मैं बात करूं, XeF4 में अगर आप देखेंगे, आपका सेंट्रल एटम कौन सा होगा, यहाँ तो चलो सल्फर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होने वाला है आपका, ज़ीनॉन होने वाला है, तो ये क्या होगा आपका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये थी पहली इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या सीखा, मैंने पहली कंडीशन में सेंट्रल एटम को फाइंड करना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड थिंग यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। यस, सेकंड कंडीशन क्या करना है आपको, फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। यस, फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर से एग्जांपल लेते हैं आपके NSF3, ठीक है। यस, एक एग्जांपल लेते हैं आपके जिसमें मुझे क्या करना है, फाइंड करना है सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब भी बात आती है ग्रुप 1 की, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ग्रुप 1 में होंगे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, यस, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रुप 2 की बात करता हूं। ग्रुप 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ग्रुप 2 में मिलेंगे आपको 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डायरेक्टली हम जाएंगे ग्रुप 13 के पास, ठीक है।
क्योंकि जो मिडल ग्रुप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सारे डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। उनमें क्या होंगे, डी ब्लॉक मेटल्स रहेंगे, और उस पर हम VACPR की बजाय VBT इस्तेमाल करते हैं, और वो हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप 13 की। ठीक है, चलिए ग्रुप 13 की बात करते हैं। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आती है बात ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 की अगर मैं बात करूं कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 16 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 17 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप अपने हैलोजन्स को देख सकते हो, सारे में क्या होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये आ गई नोबल फैमिली एलिमेंट्स, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दीज आर द ग्रुप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अब एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया था मैंने NSF3, ठीक है। NSF3 में अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, सेंट्रल एटम फाइंड करना, जो हमने पहली कंडीशन में सीख ली। क्या आएगा सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी योर सेंट्रल एटम विच इज सल्फर। सल्फर बिलोंग करता है आपके ग्रुप 16 से, ठीक है। सल्फर क्या करता है, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, तो वो उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रुप 16 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यस, ओके। अब हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब बारी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमने समझ ली, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, जिसके लिए आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चुनना होगा आपके पूरे मॉलिक्यूल से। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेंट्रल एटम फाइंड कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। अब बारी आती है आपके तीसरे एलिमेंट की, ठीक है, यस, तीसरे एलिमेंट या फिर कंडीशन की। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंसी, ठीक है। आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ वैलेंसी फाइंड करनी है, या फिर इससे अच्छा होगा मैं लिखूं यहाँ पर फाइंड आउट वैलेंसी, ठीक है। इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी बने रहेगी, ठीक है, वैलेंसी, ओके। अब आपको क्या करना है, आपके सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़ेंगे सराउंडिंग एटम्स रहेंगे उनकी आपको वैलेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे सर वैलेंसी, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास है ग्रुप 1 मेटल, ठीक है, तो ग्रुप 1 मेटल या फिर एलिमेंट्स की क्या होगी, वैलेंसी, यहां पर लिख दीजिए वैलेंसी, ये आ जाएगी 1, ठीक है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगी, वैलेंसी बढ़कर 2 हो जाएगी, बढ़कर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ग्रुप 13 की बात आती है, अब बात आती है आपके ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 की वैलेंसी होगी 3, ग्रुप 13 की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। आगे बढ़ते हैं। 14 में अगर मैं बात करूं, 14 में होगी 4 वैलेंसी, 15 में होगी आपकी 5 वैलेंसी, 16 में होगी आपकी सॉरी, ठीक है, यस, ऐसे नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी कितने बॉन्ड बना सकता है आपका सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 में होगी 1, 2 में होगी 2, 3 में होगी 3 एंड 4 में होगी, 14 में होगी 4, ठीक है। फिर बारी आती है आपकी 15 की। 15 में हम मोस्ट ऑफ द टाइम 3 वैलेंसी ही देखते हैं, ठीक है। जैसे NH3, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है आपके ग्रुप 13 से, कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर वो बना रहा है 3 बॉन्ड, ठीक है, तो 3 आ गई वैलेंसी, ओके। आगे बढ़ते हैं, 16 की बात आ जाती है। अब 16 में होगी 2 वैलेंसी, जैसे H2O एग्जाम्पल ले लीजिए। H2 में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी उसकी वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। फिर 16 जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए HCl, जिसमें क्या कर रहा है आपका हैलोजन ओनली 1 वैलेंसी कैरी कर रहा है, एक ही बॉन्ड बनाता हुआ आपको नजर आएगा। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा,
आगे जीरो वैलेंसी मिलेगी, यानी आपके नोबल फैमिली एलिमेंट्स क्या करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है तो बॉन्ड बनाना नहीं चाहेंगे, वो अपने आप ही खुश हैं, कोई उनको किसी और की सहारे की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। ठीक है, ओके। अब बारी आती है आपके नंबर ऑफ, अब हमने 4 कंडीशन डिस्कस कर ली, अब बारी आती है आपके 5th कंडीशन की। सो नाउ वी विल टॉक रिगार्डिंग 5th कंडीशन। 5th कंडीशन में क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके या तो लोन पेयर या तो वो हो सकते हैं आपके बॉन्ड पेयर। ठीक है, 2 तरीके के आपको क्या करने हैं, इन पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, इन पेयर्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड पेयर की, मैंने एक चीज़ आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था जब भी डबल बॉन्ड है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड है, आपको क्या करना है, आपको बस सिंगल बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करना है उनको, क्योंकि उनमें अगर आप देखेंगे, डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड में आपको क्या मिलते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और 2 क्या मिलेंगे, 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, हमेशा से हम क्या करेंगे, VSEPR थ्योरी में जब भी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर की, वहां पर हम बस बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स की। ठीक है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड पेयर 2 है बट सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड है बट सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टीरिक नंबर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देंगे आपके VSEPR थ्योरी में। ओके, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर और स्पेसिफिक अगर मैं बनना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह सिग्मा बॉन्ड लिख दूँ, तो ये क्या है, गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर लिख देते हैं ताकि और स्पेसिफिक ये अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पेयर। ठीक है, यस, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि हम आगे की जो बातें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं लिख पाऊँ यहाँ पर। ओके, ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या करते हो सेंट्रल एटम पे। ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या करते हो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी कैलकुलेट करते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड भी कैलकुलेट करते हो, तो जो भी टोटल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। ठीक है, जो भी हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, या फिर इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, स्टीरिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टीरिक नंबर। ठीक है, आपने सुना होगा नाम बहुत बार, स्टीरिक नंबर। ओके, अब मान लीजिए आपके सेंट्रल एटम पे कितने आ रहे हैं, 2 स्टीरिक नंबर आ रही है, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपके सेंट्रल एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये क्या बन जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। ओके, ठीक है, अगर आपके सेंट्रल एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या बन जाएगी सर, ये बन जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बस आपको यस लिखना है, उसके आगे जो भी आपके नंबर ऑफ p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आ जाएंगे, जितना भी यहाँ पर नंबर है उतने आपको ऑर्बिटल्स कंसिडर करने हैं। ओके, 4। ठीक है, 4 का हमें सभी को पता है, 4 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 के लिए क्या आ जाएगा, अब यस हो गया, p हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे d ऑर्बिटल्स। तो कितने आगे जाना है, एक आगे जाना है, तो यस p3 d ऑर्बिटल। ओके, यस p3 d ऑर्बिटल। ओके, इससे आगे अगर आप जाओगे, यहाँ पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं आपको आपके सेंट्रल एटम पे। ठीक है, यस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, यस p3
D2 sp3d2। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके तो ये क्या बन जाएगी sp3। अच्छा 3 4 5 5 6। अच्छा ये 6 आ रहे हैं, यानी ये क्या बन जाएगी sp3d3 बन जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी sp3d3। और ये क्या बन जाएगी sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d4। ठीक है, तो इतना आसान है आपके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। अब बात आती है आपके नेक्स्ट, दैट इज ज्योमेट्री के बारे में। अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्री फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे ज्योमेट्री फाइंड? ठीक है, तो यहां पर डाल लीजिए नेक्स्ट कंडीशन इज टू फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप। अब मुझे आप बताओ कि ज्योमेट्री और शेप क्या एक ही चीज है या फिर अलग अलग चीजें हैं? ठीक है, मुझे आप बताओ कि ज्योमेट्री एक ही चीज है, शेप एक ही चीज है, या दोनों अलग अलग चीजें हैं? ठीक है, यस ऑफ कोर्स आपने सही बताया। अगर आपने जो मैं आंसर कहने जा रहा हूं वो आपने बताया, यानी ज्योमेट्री अलग है और शेप अलग है। ओके, ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट थिंग एंड शेप इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री क्या होगी सर? ज्योमेट्री क्या होगी? ठीक है, ज्योमेट्री जब भी आप क्या करते हो, आपके सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हो, दैट विल गिव यू ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, यस ये होती है ज्योमेट्री। बट शेप की अगर मैं बात करूं, क्या होती है शेप? शेप की अगर मैं बात करूं तो इसमें बस लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता है। ओके, शेप की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करने हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, ओनली बॉन्ड पेयर्स। ओके, यस, तो इससे अच्छा होगा कि मैं लिख दूं ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, यस, तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये है मेरी ज्योमेट्री एंड शेप। ओके, दिस इज माय ज्योमेट्री एंड माय शेप। ओके, यस, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके VSEPR के कंडीशंस। अब चलिए ट्राई करते हैं कि किस तरीके से इन कंडीशंस को मैं अप्लाई कर सकता हूं आपके मॉलिक्यूल पे, और आपके मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, ये इत्यादि हम यहाँ पर क्या कर सके, फाइंड कर सके, इत्यादि हम क्या कर सके, फाइंड कर सके। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसिडर करने वाला हूं आपका XeO4। ठीक है, XeO4। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमने VSEPR में अभी जस्ट देखा, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे सेंट्रल एटम? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी योर सेंट्रल एटम। कौन सा है सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मुझे पता है ज़ेनॉन होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ेनॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम। दिस विल बी योर सेंट्रल एटम। ठीक है, चलिए अब दूसरे कंडीशन पे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि आपको सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने थे। किस तरीके से करेंगे अब वो? ठीक है, ज़ेनॉन लिखता हूँ। अब देखिए एकदम शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको। ठीक है, इजीली आपका आंसर आ जाए। ज़ेनॉन क्या करता है आपके? ज़ेनॉन बिलोंग करता है आपके ग्रुप 18 से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स किस ग्रुप में आते हैं उनकी पोजीशंस आपको पता रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, अब ज़ेनॉन है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ज़ेनॉन है। ठीक है, अब ज़ेनॉन के पास मैंने कितने बताए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आपके ज़ेनॉन है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके ज़ेनॉन की 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की।
अब चलिए बात करते हैं उसके सराउंडिंग एटम्स की। सराउंडिंग में आपको कौन नजर आ रहे हैं? XeO4 में ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन को हमने क्या बताया था? ऑक्सीजन को हमने बताया था ये होंगे आपके डाइवैलेंट। इसको मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीजन क्या करते हैं? डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं इस तरीके से, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा डाइवैलेंट, ठीक है, इसको मैं कहूंगा डाइवैलेंट। ओके, यानी हर ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपके ज़ेनॉन के यूज करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे ज़ेनॉन के साथ इस तरीके से क्या करेगा? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। यानी ज़ेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये क्या है? डाइवैलेंट है। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। अगर नाइट्रोजन होता तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड और ट्राइवैलेंट कहलाता। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक बातें पता चल गई मुझे, ठीक है, यहां तक मुझे बातें पता चल गई। अब चलिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे? यहां पर मैं लिखूंगा ज़ेनॉन, ठीक है। ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? इसको मैं लिखूंगा X नामक फॉर्म में, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 एंड 8। ये कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके ज़ेनॉन के। अब मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आपके ज़ेनॉन के ले रहा है, उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? अगर आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। ओके, ठीक है, ओके, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तीसरा ऑक्सीजन आएगा, ज़ेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज। 4th ऑक्सीजन आया, ज़ेनॉन के और 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, ठीक है, यस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो बॉन्ड बन रहे हैं आपके, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं डबल बॉन्ड है, यानी एक होगा सिग्मा बॉन्ड इसमें और एक होगा पाई बॉन्ड। एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड, एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड, एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा सर पाई बॉन्ड, एक होगा सर पाई बॉन्ड, ठीक है, यस। अब चलिए अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, यस। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, यस, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड है, बट उनमें आपको क्या करना है? बस सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर करना है। डबल बॉन्ड को भी हम क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम यहाँ पर क्या करते हैं? इज्जत नहीं देते VSEPR में। ओके, यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे सर? बॉन्ड पेयर आ जाएंगे 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यस। अब इसके अलावा कोई ज़ेनॉन पे लोन पेयर प्रेजेंट है? ज़ेनॉन पे क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है सर? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? लोन पेयर की जगह मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है, यस। अब ये क्या बन जाएगा? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 कितना हो गया? अगेन 4 आया, और ये होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये होंगे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ स्टीरिक नंबर, ठीक है, स्टीरिक नंबर भी कहो अगर आप, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब जब भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा था आपको? यहाँ पर मैंने आपको कहा था, ठीक है, जब भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, जब भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, हमने यहाँ पर क्या कहा था? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिले? एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितने मिले? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिले। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp3।
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3। ठीक है, तो sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 4 स्टीरिक नंबर आ जाए तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब शेप क्या होगी सर, शेप में भी आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल ही कहना है। ठीक है, यस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 0 लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कंडीशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ 0 लोन पेयर प्रेजेंट, if lone pair is equal to 0 then geometry will be equal to shape, geometry will be equal to shape। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, यस। अब चलिए बात करते हैं आपके स्टीरिक नंबर की या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे मैं कह रहा था उसकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब जब जब आपके स्टीरिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे, किस तरीके से मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से मिलेगा आपको ये स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जांपल तो देख लिया, आगे बढ़ते। सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्टीरिक नंबर, स्टीरिक नंबर 3 की, स्टीरिक नंबर 3 की। अब जब भी हम बात करेंगे स्टीरिक नंबर 3 की, आपको क्या मिलेगा, एक सेंट्रल एटम मिलेगा जिससे के साथ क्या है, 3 बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, सेंट्रल एटम पे। बट कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे स्टीरिक नंबर टोटल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। या तो वो सिर्फ बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, या तो फिर लोन पेयर हो सकते हैं, या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, यस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं लिखूंगा सेंट्रल एटम को ई, सेंट्रल एटम को मैं लिखता हूँ ई, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो एक्स लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, स्टीरिक नंबर कितना आया सर, स्टीरिक नंबर आ गया आपका 3, स्टीरिक नंबर आ गया 3। और जब जब आपकी स्टीरिक नंबर 3 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके। इसके आगे अगर आप देखेंगे, अब बात आ जाती है इसकी ज्योमेट्री की। अब यहाँ पर ज्योमेट्री एज वेल एज शेप क्या होने वाले हैं, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप बिकॉज हियर नो लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। क्या यहाँ पर आपको लोन पेयर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप इज इक्वल टू ट्रायगोनल प्लेनर, इज इक्वल टू ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये होगी आपकी ज्योमेट्री। अब यहाँ पर क्या करता हूं मैं, अब यहाँ पर मैं करूंगा एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एक लोन पेयर से रिप्लेस करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये है आपका सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर एक लोन पेयर मैंने लगा दिया और 2 बॉन्ड पेयर वैसे की वैसे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब आपको क्या करना है, अभी भी स्टीरिक नंबर 3 ही है। ठीक है, स्टीरिक नंबर कितना था, 3 था, 3 ही है। अब हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं होगी सर, sp2 थी sp2 ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर कंसिडर करके चलना पड़ता है। ओके, आगे अब यहाँ पर ज्योमेट्री की बात आती है जिसको मैं लिखूंगा जी। ठीक है, जी माने ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये फिर से होगा ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, बट शेप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शेप की अगर मैं बात करूं, ये क्या आ जाएगा, शेप, शेप होगी H2O के जैसी शेप, थोड़ी सी बेंड शेप कह लो, एंगुलर शेप कह लो, देख सकते हैं आप, ये क्या है, बेंड शेप है। ठीक है, या फिर एंगुलर शेप, बेंड या फिर एंगुलर शेप। ओके, ठीक है, अब वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यस। अब फिर से मैं क्या करूंगा, एक लोन पेयर को रिप्लेस कर दूंगा। बॉन्ड पेयर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय लोन पेयर। क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ई रहेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर ही रहेगा और दो लोन पेयर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, यस। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, सॉरी स्टीरिक नंबर क्या रहेगी, स्टीरिक नंबर प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर, यानी फिर से ये आ जाएगी 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री यहाँ पर जो थी ज्योमेट्री वही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है मैंने, ओके। शेप क्या होगी सर, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। शेप अगर आप देखोगे इसका शेप क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। अब आपको लोन पेयर कंसिडर नहीं करने हैं, बस आपको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज यस ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर, ठीक है, तो ये बन जाएगा लीनियर, ओके, यस। तो दिस इज रिगार्डिंग स्टीरिक नंबर 3, ओके। आई होप यहाँ तक बात ही क्लियर है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ओके। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं आपके स्टीरिक नंबर 4 की। स्टीरिक नंबर 4, ठीक है, स्टीरिक नंबर 4 में बात करेंगे। सबसे पहले स्टीरिक नंबर 4 अगर आप देखोगे किस तरीके से नजर आएगा, यहाँ पर ई नामक अगर मैं सेंट्रल एटम लेता हूँ, इसके पास क्या होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे। सबसे पहले तो कंसिडर करेंगे एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर इज बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स नामक क्या करा देता हूँ मैं, यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स को लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टीरिक नंबर 4 वाला ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज योर स्टीरिक नंबर 4, ठीक है। ये क्या है, स्टीरिक नंबर इसकी क्या आ गई सर, 4 आ गई, स्टीरिक नंबर आ गई 4। अब आगे अगर आप बढ़ते हैं, स्टीरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, शेप के इक्वल हो जाएगी। शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक लोन पेयर को रिप्लेस करता हूं। अब एक लोन पेयर को मैं रिप्लेस करता हूं, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो एंगल बन रहा है आपका वो कितना होगा, वो होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट। दिस एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मरते दम तक भूलना नहीं है, ठीक है। 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक लोन पेयर क्या करूंगा, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर से रिप्लेस कर दूंगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो ये बन गया मेरा न्यू मॉलिक्यूल, जिसमें क्या है, 1 बॉन्ड पेयर को 1 लोन पेयर से मैंने रिप्लेस किया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये क्या रहने वाला है, इसकी स्टीरिक नंबर भी कितनी होने वाली है, 4 ही रहने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 ही होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, अब ज्योमेट्री होगी यस टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं, ओके। बट शेप की अगर मैं बात करता हूँ, शेप क्या हो जाएगा सर, शेप में बस लोन पेयर को छोड़ दो। क्या दिख रहा है, आप लोन पेयर निकालने पे, लोन पेयर निकालने पे आपको यहाँ पर एक ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कहेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके, ठीक है। अब फिर से एक लोन पेयर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा,
यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा ई, सेंट्रल एटम विल बी ई। अब 2 लोन पेयर होंगे बस, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, और ये आ गए 2 बॉन्ड पेयर। ओके यस। अब फिर से स्टीरिक नंबर क्या है, स्टीरिक नंबर थी 4 ही रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन जितनी आनी है स्टीरिक नंबर के लिए उतनी ही रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर पे डिपेंड करती है, स्टीरिक नंबर जितना है हाइब्रिडाइजेशन उतनी ही रहेगी, बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। और शेप क्या बन जाएगी, अब शेप बन जाएगी बेंट शेप और एंगुलर शेप, बेंट शेप और एंगुलर शेप। ठीक है यस, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपकी शेप विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ योर चेंज इन, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन योर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैंने आइडियल टेट्राहेड्रल आपको एंगल बताया, आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल आपको यहाँ पर बताया मैंने, दिस वाज अराउंड 109 डिग्रीज। ओके, दिस वाज अराउंड 109 डिग्रीज। अब जैसे ही एक लोन पेयर आता है तो ये क्या बन जाएगी, अब ये बॉन्ड एंगल चेंज होने लगेगी। ठीक है, अब ये भी बताऊंगा क्यों बॉन्ड एंगल चेंज हो रही है। ठीक है, बट ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 107 डिग्रीज। और यहाँ पर आते आते जैसे एक और लोन पेयर आ जाएगी, ये अराउंड 105 डिग्रीज की हो जाएगी। ठीक है, 105 डिग्रीज की हो जाएगी, एक्चुअल में रहती है 104, मैंने यहाँ पर रफली लिखा है 105 डिग्रीज। ओके ठीक है, ओके इसका मतलब क्या है सर, बॉन्ड एंगल घट रही है। ठीक है, बॉन्ड एंगल घट रही है जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल घट रही है। ओके यस, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक और आपकी VACPR थ्योरी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपकी VACPR बताती है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शंस। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर में किस तरीके से रिपल्शन होंगे उसको बताती है आपकी VACPR थ्योरी। अब यहाँ पर सारे क्या थे, सारे बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए। और यहाँ पर क्या होने लगा, जैसे ही लोन पेयर बढ़ गए इनमें रिपल्शंस बढ़ गया सर, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये थोड़े से बॉन्ड पास आ गए ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल बन सके, मॉलिक्यूल स्टेबल बन सके। ठीक है यस, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम एक बात कह सकते हैं कि आपके लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन रहेगी। ठीक है यस, रिपल्शंस। ठीक है, जो लोन पेयर हैं उनमें क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रिपल्शन रहेगी। और इसी को कम करने के लिए वहां पर क्या हो रहा था, आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से पास में आ रहे थे जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल बन सके। फिर बात आती है आपके बॉन्ड पेयर लोन पेयर की। ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की, फिर अंत में आते हैं आपके बॉन्ड पेयर। ओके, ये हो गया आपकी रिपल्शंस की ट्रेंड या फिर ऑर्डर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, अब ठीक है, आई होप ये मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है यस, तो ये है मेरा स्टीरिक नंबर 4। अब इसके लिए एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसके लिए एग्जांपल आ जाएगा सर CH4, इसके लिए एग्जांपल आ जाएगा आपका NH3। देख सकते हैं आप, ट्राई करके देख लेना, आगे भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इसके लिए एग्जांपल आ जाएगा H2O जाएगा इसके लिए एग्जांपल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो ये था मेरा स्टीरिक नंबर 4। ठीक है, तो ये था मेरा स्टीरिक नंबर 4। अब चलिए बात करते हैं स्टीरिक नंबर 5 के बारे में। ओके, नाउ वी विल टॉक रिगार्डिंग स्टीरिक नंबर 5। ठीक है, स्टीरिक नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके,
sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और आपके 5 बॉन्ड पेयर, सबसे पहले तो वही कंसिडर करेंगे। 5 बॉन्ड पेयर किस तरीके से अरेंज होंगे। अब मान लीजिए ये है आपका सेंट्रल एटम ई, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल निकालना है इस तरीके से, ओके। और इसके प्लेन में क्या करना है, इस तरीके से 2 बॉन्ड पेयर लगाने हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये आ गया आपका स्टीरिक नंबर 5 वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टीरिक नंबर कितनी है यहाँ पर, स्टीरिक नंबर अगर आप देखेंगे 5 आ गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ गई, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या होने वाली है, इसको मैं कहूँगा TBP, इसको मैं कहूँगा TBP ज्योमेट्री, यानी ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, यानी एक प्लेन में क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और इनमें अगर आप बॉन्ड पेयर की बात करते हो तो ये एंगल कितना रहेगा प्लेन में, ये रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका प्लेन जिसमें ट्रायंगल है और ये आ गया आपका परपेंडिकुलर बॉन्ड। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, ओके, जिसको हम कहेंगे एक्सियल बॉन्ड, ओके। और इसको हम क्या कहेंगे, जो प्लेन में है इसको मैं कहता हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। EQ बॉन्ड भी लिख सकते हैं आप, बट याद रखना आप, इसको मैं कहता हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। चलिए एक और लोन पेयर को रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है। अब एक और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर, ज्योमेट्री सेम आ जाएंगे, ठीक है। यस, ये है आपका E। अब ये आ गए यहाँ पर बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा इस तरीके से, एक लोन पेयर आएगा इस तरीके से। ये आ गए आपके सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, सबसे पहले स्टीरिक नंबर क्या होगी, स्टीरिक नंबर 5 ही होगी, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। यस, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है आपके, नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी क्या, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी आपकी स्क्वायर, सॉरी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी TBP ही होगी, क्योंकि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोन पेयर भी आ गए। बट शेप में अगर आप देखोगे, बस आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करना है। अब मैं इसको छुपा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको छुपा दिया, क्या बन गया ये, अगर आप देखेंगे ये आपको एक सी शॉ की तरह लगेगा, ठीक है। ये क्या लगेगा आपको, एक सी शॉ, जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो वो शेप यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सी शॉ शेप कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, सी शॉ शेप कहूंगा, ठीक है। यस, आई होप दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और लोन पेयर को रिप्लेस करता हूँ, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अब आपकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, साथ मिलकर इस तरीके से अरेंज होंगे ताकि आपके मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्शंस प्रेजेंट रहे, ओके। ई आ गए यहाँ पर, ये 2 लोन पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे, ओके, एक्स, ठीक है। अब फिर से वही बात आ जाती है स्टीरिक नंबर की। स्टीरिक नंबर 5 आ गया, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फिर से हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, TBP यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। शेप क्या आ जाएगी सर, शेप होगी, अब ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको छुपा दूं तो ये आपको एक T लेटर की तरह नजर आएगा, तो इसको मैं कहूंगा T शेप, इसको मैं कहूंगा T शेप, ओके। ये क्या होगा फिर, अब T शेप होगा, दिस विल बी T शेप, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग योर स्टीरिक नंबर 5, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 हो गया, अब 6 के तरफ आते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 5, स्टेरिक नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलिए बारी आती है आपके स्टेरिक नंबर 6 की। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेरिक नंबर 6। ओके, यस, ठीक है, चलिए। So now we are going to talk regarding स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, 6 इलेक्ट्रॉन पे मिलेंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पे। इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक यस आ गया, 3 पी आ गए, कितने बच गए, 4 हो गए, अभी 2 बच रहे हैं, यानी D2 आ गया। ओके, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ओके, सॉरी, ठीक है। अब लेते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, सो नाउ वी विल कंसीडर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, ई होगा मेरा सेंट्रल एटम, ई होगा मेरा सेंट्रल एटम। तो ये बन गया मेरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बन गया मेरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब साइड एटम्स या फिर सराउंडिंग एटम्स लगा दो एक्स। ठीक है, यस, तो ये बन गया मेरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब स्ट्रक्चर अगर आपको इमेजिन करना है, किस तरीके से होगा स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपका एक प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन में अगर आप देखोगे ई एटम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, प्लेन के बीच में क्या आ जाएगा, ई एटम आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 4 एक्स एटम आ गए, पूरे सारे प्लेन में ही प्रेजेंट है। अब इसके परपेंडिकुलर 2 क्या आ जाएंगे, एक ऊपर रहेगा और एक क्या रहेगा, नीचे रहेगा आपका एटम। ठीक है, एक ऊपर रहेगा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी एक ऊपर और एक नीचे रहेगा आपका एक्स एटम, और ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, यस। स्टीरिक नंबर हमने क्या बताया सर, स्टीरिक नंबर 6 बॉन्ड पेयर की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, 0 लोन पेयर। ओके, यस, 6 आ गई स्टीरिक नंबर। और जब जब आपकी स्टीरिक नंबर आपको 6 मिलती है, हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री एंड शेप विल बी इक्वल। ठीक है, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 लोन पेयर है तो हमेशा से क्या रहेगी, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लोन पेयर ऐड करता हूँ, एक बॉन्ड पेयर को निकाल देता हूँ। किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है आपका सेंट्रल एटम ई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आ गया आपके सराउंडिंग एटम्स एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके इस एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ लोन पेयर से। तो ये आ गया आपके लोन पेयर। ओके, यस, ठीक है, लोन पेयर आ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, फिर से स्टीरिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, स्टीरिक नंबर कितना आ जाएगा सर, 5 बॉन्ड पेयर है प्लस 0 लोन पेयर, कितना आ गया ये आ गया स्टीरिक नंबर, सॉरी यहाँ पर 1 आना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, कितने बताया मैंने, 5 बॉन्ड पेयर। ठीक है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लोन पेयर। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये कितना आ गया, स्टीरिक नंबर आ गया 6, स्टीरिक नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, फिर से अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ओके, ठीक है, फिर ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बट शेप की अगर मैं बात करूं, शेप क्या बन जाएगी सर, एक लोन पेयर है जिसको आपको शेप में कंसिडर नहीं करना है,
तो ये क्या बन जाएगी, ये आपको मिल रहा है स्क्वायर। ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर की तरह, और यहाँ पर एक एटम है तो ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर पिरामिड। ये बन जाएगी स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो ये है आपकी स्टीरिक नंबर 6 विथ 1 लोन पेयर। अब मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, एक और लोन पेयर को रिप्लेस कर देता हूँ, यानी एक और बॉन्ड पेयर। जो आपका ये बॉन्ड मिल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब ये प्लेन से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या कर रहा है, प्लेन से 90 डिग्रीज की बॉन्ड एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, एक्सियल एटम या फिर एक्सियल बॉन्ड कह सकते हैं। और जो प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे हमेशा से उसको मैं कहूँगा इक्वेटोरियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन भी आप कह सकते हो। ओके, अब मैं इस एक्सियल बॉन्ड को फिर से एक लोन पेयर से रिप्लेस करूंगा, क्या बन जाएगा सर, ये इस तरीके से मुझे नजर आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरा सेंट्रल एटम और इसके सराउंडिंग क्या आ गए, 4 एक्स नामक सराउंडिंग एटम आ गए। ठीक है, यस, और ये आ गया मेरा एक लोन पेयर और ये आ गया मेरा दूसरा लोन पेयर। अब फिर से अगर हम बात करेंगे स्टीरिक नंबर की, या फिर आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी आप कह सकते हो, दोनों एक ही बात होने वाली है। अब आपको देखना है कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये आ गए 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ओके, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब मुझे बताओ आप कि क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, क्या मिल गया आपको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, फिर से वही हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन में लिख सकते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर आप बढ़ोगे यहाँ पर क्या मिलेगी, ज्योमेट्री भी आपको क्या मिलेगी, सेम ही रहेगी। जो भी आपकी ज्योमेट्री क्या करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड रहेगी, वो मिलेगी आपको ऑक्टाहेड्रल ही। बट शेप की अगर मैं बात करूं, अब ये किस तरीके से दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर प्लेन में 4 एटम्स है और शेप में हम हमेशा से क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना है, लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, लोन पेयर को मैं छुपा देता हूँ। किस तरीके से नजर आएगा फिर अगर ये छुप जाएंगे लोन पेयर, तो एक प्लेन है उसमें आपके सराउंडिंग एटम्स क्या कर रहे हैं, आपको ई कर घेर कर रखे हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनार की तरह नजर आएगा। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, दिस इज स्क्वायर प्लेनार। ओके, ठीक है, आई होप यहां तक बातें क्लियर है। अब चलिए एक लास्ट स्टीरिक नंबर की बात कर लेते हैं, दैट इज स्टीरिक नंबर 7। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब स्टीरिक नंबर 7 की। स्टीरिक नंबर 7, जब भी आपको स्टीरिक नंबर 7 मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यस p3d2 हाइब्रिडाइजेशन टू ओके। चलिए जल्दी से बताइए क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। जब भी आपको स्टीरिक नंबर 7 मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, आपको 7 ऑर्बिटल कंसिडर करने हैं, यस से शुरुआत करनी है और डी पे खत्म करना है। 1 3 यानी 4 5 6, तो ये गलत हुआ। तो आपको क्या करना है, एक और यहाँ पर क्या करना है, आपको डी ऑर्बिटल ऐड करना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इस तरीके से मिलेगा आपको स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री कह लो, स्ट्रक्चर कह लो। ई आएगा सेंट्रल एटम और इस तरीके से प्लेन में क्या रहेंगे, 5 बॉन्ड रहेंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या रहेंगे, 2 बॉन्ड रहेंगे और इससे जुड़ेंगे एक्स नामक ग्रुप। ठीक है, यस। अब यहाँ पर स्टीरिक नंबर क्या आ रहा है सर, स्टीरिक नंबर है 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यस p3d3 हाइब्रिडाइजेशन, यस p3 एंड d3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री स्क्वायर शेप क्या हो जाएंगी, दोनों सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, 0 लोन पेयर। शेप विल बी इक्वल टू ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू TBP। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यस एक और चीज इंपॉर्टेंट, यस नो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। ओके,
यस, कोई कुछ छूट गया है क्या हमारा? यस, नहीं, सारी बातें हमने डिस्कस की है। अब आपका काम क्या बचता है? अब आपको होमवर्क के तौर पर मैं दूंगा, अगर मैं इसमें एक लोन पेयर रिप्लेस करूं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी आपको बताना है। एक और लोन पेयर इससे मैं रिप्लेस करता हूं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री में क्या क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। And happy learning to all of you guys.